वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले अशफाक तोला साहब से हमारी बात हो रही थी और बात ये हो रही थी कि एक जानिब तो हुकूमत कहती है कि सेंट्रल बैंक से 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया, दूसरी जानिब जो आप नंबर्स आपके सामने हैं, मनी इन सर्कुलेशन जो है वो जिस अंदाज से बढ़ी है उसके ऊपर सवालिया निशान है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है हुकूमत बाकायदा बैंकों को पैसा दे रही है और उसके बाद उन्हीं बैंकों से वो पैसा ले रही है। जी कंटिन्यू कीजिएगा तोला साहब। जी इमरान, तो ये मैं कह रहा हूँ सवालिया निशान ये है कि पहले तो ये हुआ करता था कि हम अपनी भर्ती से टी-बिल के रेट फिक्स करते थे, डिमांड सप्लाई हमारे हाथ में होती थी, स्टेट बैंक का एक प्रॉफिट होता था, उससे रिलेटेड हमें डिविडेंड आता था, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ती थी। ये सब कहाँ गई है? दूसरी बात ये है कि अगर अब आप नेगेटिव इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं और अगर आप दूसरी इकोनॉमीज को देखें जहां पर आप जिनकी मिसालें देते हैं कि जी मैंने लॉकडाउन या हमने लॉकडाउन उनको देख के खोला है, बड़ी बड़ी इकोनॉमी मार खा गई है, उन्होंने तो 0 इंटरेस्ट रेट कर दिया है, तो आप भी कुछ ऐसा ही कर दें, 0 ना करें तो 3 कर दीजिए। मेन इशू ये नहीं है इमरान, आपको अपनी मईशत का अंदाजा होना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन है ही नहीं, 18-19% पे आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और जिन इकोनॉमीज की जिनकी हम बात करते हैं उनका इन्फ्लेशन भी बहुत ही डेसिमल पॉइंट्स में है या 1 या 2% है, उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन 80-90% है, उनकी टैक्स टू जीडीपी 20%। उनकी हम अगर मवाजना करने जाएं कड़वा कड़वा थू थू करके और मीठा मीठा गप गप करके, तो मैं नहीं समझता इस मईशत के साथ हम कहीं पर भी किसी तरीके से भी इंसाफ कर पाए। दूसरा मसला ये है आपका मईशत का कि ये टैक्स जो कलेक्शन के टारगेट हम फिक्स करते हैं, काशिफ बैठे हुए हैं, अनवर काशिफ साहब हमारे बैठे हुए हैं, मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि जब टैक्स के टारगेट जब पिछले साल जब हुआ था, और ये बल्कि आपके प्रोग्राम में मैंने शाहजेब के यहाँ कह दिया था, वो शायद बुरा लग गया था इख्तियार के हवालों में कि क्यों कहा। मैंने कहा था कि जी अगर 3800 या 3900 अगर आपकी या 4000 भी अगर आप कर लेते हैं, अगर 15% से मैं जैकअप करूं तो 4395 बनती है, और 733 बिलियन के IMF से आपने एग्री किए थे हम SROs विड्रॉ कर लेंगे या रिफॉर्म्स लेके, यही था हमारा कुल हुजूम। और हमने कहा था कि जी 5100 अरब बनते थे और आपने कहा जी 5550 अरब हम कर लेंगे। कहां से कर लेंगे भाई, बाकी 400 अरब कहां से? लेकिन अशफाक भाई ये पोस्ट कोविड सूरत में आपको 4.9 अगर नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल में सर, 3.9 क्या कर लेंगे जो अभी तो जाहिर है कि ये 9 मंथ्स के हैं, क्या ये फिस्कल 3.9 ट्रिलियन पे खत्म हो जाएगा? 4.95 तो के लिए हम रखने जा रहे हैं। आशिफ भाई पहले ये बताइए कितनी दफा इनकम टैक्स बिल्डिंग में गए कोरोना के दौरान? 1 या 2 दफा। हालात देखे हैं ना आपने? बहुत, हाँ, बहुत खराब हालात हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, अब आप अपने दिल पे हाथ रखें, पाकिस्तानी बन के सोचिएगा, एंकर बन के मत सोचिएगा, ठीक है? नहीं, एंकर भी पाकिस्तानी होता है, क्या बात कर रहे हैं यार, ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं, एंकर पाकिस्तानी है, मगर अभी आप न्यूट्रल वे में आते हैं ना। मैं कहता हूँ सच्ची बात करनी है, बिल्कुल सही। नहीं, हम सच्ची बात कर रहे हैं, न्यूट्रल बात कर रहे हैं। 1 मिनट यार, अभी 1 मिनट इमरान, मैं जानता हूँ, मैं एक मुझसे मुझे एक बात बताइए, पे हाथ रखे हैं कितने 1125 के रिफंड फंसे हुए? सही है, नहीं हुए। और कितने लिए गए? बिल्कुल ठीक है, मैं देख रहा हूं, आपको देख भी रहा हूं मैं। अगर मैं ये मिला कर देता हूं तो आप 3700 अरब पे रुकेंगे। जी हाँ, ठीक है सर जी बिल्कुल। तो बताएं, जिस मईशत के अंदर 14% तक इन्फ्लेशन गई और आज 10 महीनों की इन्फ्लेशन मेरे पास आ रही थी 10.5%, इसमेमें मैं अगर माइनस GDP चले कर दिए भी 0.38%, तो 10% की जो ग्रोथ थी 3829 में अगर मैं ऐड करता हूं तो 4100-4200 अरब तो होनी चाहिए थी कि नहीं नेशनली? बिल्कुल। वो क्यों नहीं हुई? उसको भी क्या कोरोना खा गया आपका? नहीं, वो भाई आप सिस्टम ही ठीक नहीं है। इकोनॉमी तो पहले भी स्ट्रगल कर रही थी ना सर, पहले भी रिस्पॉन्ड नहीं था उसका, मतलब वो तो कोरोना ने उसको कवर करना है। तो फिर इन्फ्लेशन क्यों हुआ? नहीं, कोरोना ने इकोनॉमी को कवर किया या FBR की परफॉर्मेंस को कवर किया? हुकूमत की जो प्रोजेक्शन थी उसको। मुझे एक बात बताएं आप, मुझे ये एक चीज आई थी और अभिषेक साहब से मैंने बात की थी, शपथ दे दी साहब जब तक वो थे, उनको मैं हमेशा कहता था सच बोल दो यार, ऐसा नहीं होता। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें
कि आपके ये अगर आप कह रहे हो कि जी जीडीपी हमारी जो टैक्स की ग्रोथ है वो 16% है या 17%, आपने कहा, मैंने कहा जी हाँ इसमें क्या इशू, मैंने कहा आपने 1125 के कितने रिफंड हो, सही है। अब वो परेशान बताते थे, वो कहते थे 71 बिलियन है, मसूद नकवी साहब भी गवाए, अभी शाबान साहब भी गवाए, ये सब वो लोग हैं जिनको आप जानते हैं जी तो नहीं। मैं आपको जब कहता था एलटीयू से कितने एडवांसेस उठाए, आखिरी 4 दिसंबर के आपने कितने उठाए, सितंबर में कितने उठाए, को मानने के लिए तैयार नहीं। सही। ये चीजें अब नजर आ रही हैं, ये चीजें थी। अब नहीं, अब आगे क्या है सर, अब आगे क्या है? 4.9 ट्रिलियन कोविड आपके सामने है। अच्छा वो ये सोच तो बहुत दिनों से ऐसी ही चल रही है, तो अब ये इसके आगे क्या है, ये जो बात है आगे क्या होगा? नहीं इस साल 1125 तो बहुत दिनों से नहीं था ना, इस साल आया। हाँ इस साल आया। ठीक है सर, ठीक और है। एडवांस जितने इस मरतबा हमने लिए बैंकों से, मैं समझता हूँ रिकॉर्ड होगा। सही है। आप इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आपको सब पता चल जाएगा ऑनेस्टली। दूसरा मैं आपको कहता हूं, आपके पास टैक्स रिफॉर्म्स का एक पूरा एजेंडा तैयार है, आपको यह भी पता है, रिपोर्ट भी तैयार है, आपने पढ़ी भी होगी। वो लाल फीता क्यों नहीं होने दे रहा उसको इम्प्लीमेंटेशन? आज तक ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुफ्ता इस्माइल साहब थे, हारून अख्तर साहब, सर तो ये कौन करेगा? इसलिए कि शब्बत जैदी साहब आए, उनको भी पता था रिपोर्ट, आप लोगों की जो टीआरसी कमीशन की रिपोर्ट थी, और वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो सका, तो कैसे होगा इंप्लीमेंट? आप कैसे समझते हैं ये? सर आपको प्रैक्टिकल स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक पड़ेगा लाल फीते को। ठीक है। तो बड़े हो जाओ। प्रैक्टिकल स्टेप लिए जा तो रहे थे, शब्बर साहब आए थे, पॉलिसी विंग और ऑपरेशनल विंग को अलग करने की बात हुई थी, टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म करने की बात हुई थी, ऑटोमेशन की बात हुई थी, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात हुई थी, शनाख्ती कार्ड का बात हुई थी। आज अगर हम उसी रेवेन्यू के ऊपर आके खड़े जो लास्ट ईयर था, तो हमने बीच में जो प्रैक्टिस की तोला साहब, वो क्या हुई सारी? अनवर साहब आपको इंडोर्स करेंगे, एनॉमली कमेटी बनी, मैं चेयरमैन था जी। 4 बहुत ज्यादा आ रहे थे, बहुत ज्यादा थे। एक इशू आ रहा था शनाख्ती कार्ड का, ट्रेडर्स आए मेरे पास बैठ के एग्री कर गए कि जी 6 महीने के बाद हम इंप्लीमेंट कराएंगे, आप शुरू कर दें 40% से और एवरी मंथ 10% आप बढ़ा दीजिए। मैंने इनको कहा आप ये कर दें, शब्बर साहब नहीं माने। दूसरा एक प्रपोजल था आपका रियल एस्टेट का, ये कमेटी के 7-8 मेंबर गवाए, मैं अकेला नहीं था। स्टेप था रियल एस्टेट का कि जी 3 स्टेजेस में आप कर लें, जिनके 3 साल हो चुके हैं उनको आप माफ करें, जो इस पीरियड में चल रहे हैं पुराने वाले रिजीम के अंदर उसको चलने दें और जुलाई 1 से आप नया रिजीम शुरू कर दें। नहीं मानी गई बात। हमने कहा था कि जी टर्नओवर टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर और जितने भी नीचे डाउन द लाइन है इसको 0.25 कर दे। सिर्फ हर सेक्टर में किए गए, फर्टिलाइजर, सीमेंट, शुगर और अपना ऑयल। हमने कहा था 230 और 236 एच को एडजस्ट कर दे, 0.25 विदहोल्डिंग टैक्स भी कर दे फर्स्ट शेड्यूल में ले जाके, और 236 का 0.25 कर दे। टर्नओवर 113 में भी आप 0.25 कर दे। नहीं मानी गई। आप ये मुझे बताएं, अब इन चीजों को देखते हुए ये वो बॉटल नेक्स है जिन्होंने आपके रेवेन्यू स्पिनर्स को छोड़ा और जिन्होंने आपको पाया। क्या अगर आप उस वक्त आप ही की बनाई हुई एनोमली कमेटी, अगर आप उसकी बातें मान लेते तो आप स्मूथ सेलिंग नहीं करते इस साल। चले अब तो ये जो हो गया वो तो हो गया, अब आगे बढ़ना है। हमने सोल्यूशन दिया था, कैस्केडिंग कर लीजिए। अच्छा 1% विदाउट एडजस्टमेंट लोकल का, और एक्सपोर्ट के ऊपर आप इसका एडजस्टमेंट दे दीजिए उनको रेमिटेंस में। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है उसको सिर्फ ओपन करने की जरूरत है, उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, इनलाइज की जरूरत नहीं है। देखिए इंप्लीमेंट भी तो करना है ना, इंप्लीमेंट कौन करेगा? मैं आपको कह रहा हूं स्कैनर्स की हम बात करें, मेरे साथ थे अपना आबिद शाबान साहब होंगे, मसूद नकवी साहब, ये सारे लोग गवाए। खान अब्बासी साहब ने कहा कि जी ये कितने के आएंगे, हमने कहा जी 2.5 से 3 अरब के। हारून अख्तर बैठे थे, मुफ्ता इस्माइल साहब बैठे थे, तारिक पाशा थे, सब थे। उन्होंने ठीक है मैं अप्रूव करता हूँ, मैं PC1 आप जो भी चीजें बना लीजिए हम कर देते हैं। सर वो तो पिछली गवर्नमेंट थी ना, सर वो थी शाहिद खाकान अब्बासी एडमिनिस्ट्रेशन। इस वक्त की बात करें ना, इस गवर्नमेंट ने किस हद तक लिया नहीं लिया ये इस गवर्नमेंट में भी इमरान खान साहब को भी ये कह के आए हैं, असद उमर साहब को भी ये पहली मीटिंग में मैंने कहा है, हफीज शेख साहब को भी पता है, यानी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा चले अपार्ट फ्रॉम दैट ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन को जो इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है, इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट आएगा, कोई एक्टिविटी होगी और टैक्स टू जीडीपी बेहतर होगा इसका?
मैं नहीं समझता, क्योंकि ये टैक्स स्पेसिफिक एमनेस्टी नहीं है अपना। देखो उससे अनवर ये होगा कि आपके 19 से 20 लाख एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एक अच्छा फैक्टर है इसमें, मगर ओवर 4। ठीक है। आपका जो मॉर्गेज है इस वक्त ओनली 0.25% ऑफ द जीडीपी जी, और एक्चुअली आपका होना चाहिए इंडिया में 10% है और आपका रीजन का एवरेज है 3.25। ठीक, आपको उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा। मॉर्गेज फाइनेंसिंग से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और 72 इंडस्ट्रीज चल सकती है। ठीक, ये मैं कह रहा हूं कि आप यही स्पेसिफिक इंडस्ट्री के पैकेज तमाम इंडस्ट्रीज। हाँ आपने पहले भी ये बात कही बट थी। अनफॉर्चुनेटली मॉर्गेज टू जीडीपी आपका लेस देन 1% है, वो तो 1% भी नहीं है। इंडिया में तो मेरे ख्याल से डबल डिजिट 0.25 सर, 0.25। तो ये सर मैं आपको स्टैटिस्टिक दे नहीं, आपको उम्मीद है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ाएगा, फिर इसमें इजाफा होगा? सर वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, वहां पर जो लोग बैठे हैं, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, बड़े नॉलेजेबल लोग हैं। मैं उनका भी देखे ना। आप एक मुझे बात बताएं, अगर मैं 30 लाख रुपए का एक घर बनूं और 70-30 में मैं अगर 21 लाख रुपए की लोन देता, 6% की इंटरेस्ट है और 25 साल का लोन है, तो मेरी किस्त बनती है 22,000-23,000 की। 40,000 कमाने वाले के पास इतनी शकत होती है कि 22,000 रुपए की किस्त भरेगा, और उसको आप रखेंगे 50 किलोमीटर दूर, उसको कम्यूट करना है अपने काम के लिए, आने जाने के लिए, या तो वहाँ कोई शहर होता है जहाँ पर वो काम कर लेता। तोला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये कमिटमेंट है और जाहिर है कि इस पे लिए स्पेशली रिक्वेस्ट पे वो रुके भी। अनवर, जो सूरत हाल इस वक्त देखी, मतलब प्रॉब्लम क्या है फिर हमारे सिस्टम में? हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि हम उस चीज़ को, सोल्यूशन आपके पास है, सारी चीज़ें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, टीम भी आपके पास मौजूद है, उसकी सिफारिशात भी मौजूद है, और आपकी जो एनोमलीज कमेटी थी वो भी बनी, कुछ क्यों नहीं हो रहा? देखिए बेसिकली मुझे जो लगता है, जो मैंने जो देखा है वो ये कि डिस्टॉर्शन है। बेसिकली लोग आते हैं अपने साल के लिए, अपने साल की बात करते हैं, अपने टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म बात नहीं करते। ये तो टॉप नॉच पे आते हैं, ये तो टॉप नॉच पे आते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन डाउन, तो ट्रिकल डाउन नीचे इफेक्ट आता है ना। नीचे जो लोग बैठे हुए वो कम से कम देखें। आप जब बात करते हैं किसी भी, खान साहब एक प्रोजेक्ट अपना एक विजन लेकर आए, तो नीचे इम्प्लीमेंटेशन जिन लोगों ने करनी है वो टीम कहाँ है? फिर ब्यूरोक्रेसी, मतलब मिसमैच है, बहुत सारी चीजों का मिसमैच है, समझ नहीं आ रहा। तो कोई डिस्टॉर्शन, वही कह रहा हूं, मिसमैच है। लेकिन बात ये हो रही है कि जो आप पॉलिसी लेके आए, उस पॉलिसी को नीचे भी ऑन बोर्ड लेना, वो नहीं होता। एकदम एडहॉकली आ जाता है कि चेयरमैन ये आ रहा है, आज ये चीज हो गई, तो उससे जो होता है ना, जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव नहीं होते। और पाकिस्तान में बेसिक फुकदान है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन ये जिन्हीं को जो भी बाहर निकालेगा ना, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अचीव कर सकेगा। रेवेन्यू टारगेट, पाकिस्तान की इकोनॉमी में पोटेंशियल बहुत है। पाकिस्तान में इकोनॉमी में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वाइब्रेंट इकोनॉमी है। हम देख रहे हैं कि हम यहाँ डूबते हैं, वहां निकलते हैं, वहां डूबते हैं। देखिए ना, कोरोना में ईद की शॉपिंग में लोग जो माशाल्लाह भुगत रहे हैं ना आज कोरोना में, ईद की शॉपिंग भुगत रहे हैं। लेकिन कल खबरें हैं कि लाहौर में लॉकडाउन होने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी चली थी ना, मतलब मैं कह रहा हूँ आपने जरा सा एट व्हाट कॉस्ट आपको वेट करना चाहिए था। ठीक है, हमारी ट्रांसमिशन नाज़रीन जारी है। इस वक्त अनवर काशिफ भी मेरे साथ मौजूद हैं और पूरा पैनल भी मौजूद होगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट आसिफ कसबाती, फाइनेंशियल एक्सपर्ट सैयद जावेद हसन और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रूह रवां सरबराह जनाब सिराज कासिम तेली साहब भी मौजूद हैं। आसिफ कसबाती, आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि टैक्सेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। फरमाइएगा, व्हाट्स योर जनरल कमेंट कि हम अपना टैक्सेशन का निजाम बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में? इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में इस नाचीज को इससे पहले भी 3-4 दफा दावत दी और आज भी दावत दी। और जो न करने की बड़ी वजह 2-3 चीजें बड़ी हैं। एक तो ये कि जाहिर है हमारे पास कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात करें या ट्रेडर्स की बात करें, जिसको हम अपने फोल्ड में इतनी सारी मार्केट कमेटी बनाने के बावजूद भी अपने फोल्ड में अभी तक नहीं ला सके। जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं उसको अब तक हम उस रेशो से बढ़ा नहीं सके जिस रेशो से अब तक बढ़ जाना चाहिए। जबकि CNIC कंट्रोल्ड है, नादरा का डेटा मौजूद है
विद होल्डिंग टैक्स जितना भी होता है उसकी डिटेल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ पार्टी वाइज मौजूद है। तो अगर उस पार्टी वाइज विद होल्डिंग टैक्स को कोरिलेट किया जाए और ट्रेल बनाया जाए फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, अगर चेन में नहीं भी आ पाते किसी वजह से, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर का चेन बना दिया जाए, वो सारे के सारे सेल्स टैक्स रिजीम में ऑलरेडी लॉ के लिहाज से मौजूद हैं। रिटेलर के मसाइल अलग हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। चलें इस बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। तेली साहब ये फरमाइएगा, बावजूद हजार कोशिशों के, जतन के, पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी नहीं बढ़ पा रहा। खित्ते में सबसे ज्यादा जीएसटी 17% हमसे लिया जाता है। डायरेक्ट टैक्सेशन जो है हमारे यहाँ क्या है वो भी आपके सामने है। इनडायरेक्टली हर पाकिस्तानी जो है वो टैक्स पे करता है। ये निजाम जो है टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये क्यों नहीं खत्म हो पा रहा? तेली साहब। इमरान, थैंक यू। बात यह है कि ये निजाम इसलिए चल रहा है और चलेगा कि 70 साल से पाकिस्तान को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। ये पॉलिटिशियंस भी नहीं चलाते और ये फौज भी नहीं चलाती। ये फौज को भी आगे करके पीछे से खेल रहे होते और पॉलिटिशियंस को भी। और जब तक ये एफडीआर रिफॉर्म्स के बगैर इस शक्ल में होगा, जब तक ये निजाम चेंज नहीं हो सकता। इसलिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के इनको पावर चाहिए, आर्म ट्विस्टिंग चाहिए करने के लिए और फिर इनको करप्शन करने के लिए। आप अगर एक एक कानून उठा के देखो तो आपको समझ आएगी कि सारे कानून इस तरह बनाए जाते हैं कि जिसमें ये माइनस प्लस करने के लिए इनके पास गुंजाइश हो। लेकिन दूसरी बात एफबीआर तो ये कहता है, हुकूमत भी कहती है कि ऑलवेज बिजनेस ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनके साथ कंसेंसस डेवलप किया जाता है, उनके साथ पॉलिसी डिस्कस की जाती है और उसके बाद हम कोई अमेंडमेंट लेके आते हैं। तो आप इस बात से मुत्तफिक नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, ब्यूरोक्रेसी की ये भी खूबी है कि ऑन बोर्ड उन लोगों को लेते हैं जिनका उनसे खास ताल्लुकात होते हैं, ताकि वो थप्पे लगा दे, यस कर दे इनकी बातों को। आप एक बात करें, एक बहुत बड़ा सिंपल इसका जजमेंट का तरीका है। आप हिसाब निकालें कि कितने केसेस लिटिगेशन में, कितने केसेस है। आपको हजारों ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पे लोग बिजनेस कम्युनिटी एफबीआर के साथ लिटिगेशन में। वो लिटिगेशन में क्यों है? इसलिए है कि वो तंग करते, कोई ना कोई वजह होती है। मैं नहीं कहता कि बिजनेसमैन सारे आसमान से उतरे हुए हैं और फर्स्ट क्लास हैं। अच्छे बुरे लोग दोनों जगह पे होते हैं, मगर इधर जहाँ ज्यादा बुरे हो वहाँ वजन ज्यादा होता है। बिजनेस कम्युनिटी को भी खराब करने में इनका हाथ होता है। तेली साहब ये ब्यूरोक्रेसी भी तो पाकिस्तानी है ना, हम पाकिस्तान की है, बैरूत से तो नहीं लाए, ये सारे भी पाकिस्तानी है। तो ये क्यों मतलब ब्यूरोक्रेसी की आप बात करें, ये सब भी तो पाकिस्तानी है, क्यों नहीं सोचते फिर? ये खान साहब को आप सही कह रहे हैं कि खान साहब ने भी शुरू में कहा था कि उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो ब्यूरोक्रेसी क्रिएट कर रही है। ये मसला क्यों नहीं हल होता फिर? बड़ी सिंपल सी बात है, ये ब्यूरोक्रेसी वो है जो ब्रिटिश राज ने इनको सिखा के भेजा था। उस जमाने में ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए थे। अब जब पाकिस्तान बन गया और हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग और सिस्टम है ये उसी निजाम पे चल रही है। और इसी निजाम को, निजाम चेंज करने का मकसद क्या है कि इनको पाकिस्तानी बनाना है पहले, और ये ब्राउन साहब ना बने। सर बहुत सख्त अल्फाज हैं। जाहिर है कि इसके ऊपर ये आपकी एक जनरल कमेंट है और आप जो है इस तरह की बातें बहुत से मौके पे आपने की, बड़ी हिम्मत है आपकी। बहरहाल नहीं, मेरे ख्याल से हम अगर जावेद साहब से ये पूछें, क्योंकि इसके ऊपर मैं चाहूंगा, जावेद साहब, ब्यूरोक्रेसी शुरू में खान साहब की बड़ी एक वो रही कि ब्यूरोक्रेसी जो है उन्हें काम शायद नहीं करने दे रही। अब ये बताइए, तेली साहब कह रहे हैं कि 70 साल से इस मुल्क को ब्यूरोक्रेसी ही चला रहा है, वो क्यों नहीं है? जो पाकिस्तानियत की बात की जा रही है या जो मुल्क को आगे लेके चलने की बात की जा रही है, रुकावट कहां पे आ रही है हमारे पूरे इस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में? देखें, ब्यूरोक्रेसी का अपना हाथ होता है और पॉलिटिशियंस का अपना हाथ होता है। हम लोग ब्लेम आसान होता है करना, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम पर, मगर ये फंडामेंटल्स को देखें। हमारे यहाँ तेली साहब ने कहा कि टैक्सेशन निज़ाम बहुत गलत है। अगर आप देखें, पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ रिजीम्स, इंपोर्ट टैरिफ रिजीम्स। पाकिस्तान की टैरिफ है कोई
इंपोर्ट डायरेक्ट इंपोर्ट टैरिफ्स को एक 13%, उसके बाद और भी FED और काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस बिजनेस को बेयर करना पड़ता है। जब दूसरे मुल्क जैसे वियतनाम ने अपना एवरेज इंपोर्ट टैरिफ 3% करा, उसके वजह से उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी। आपके यहाँ फिर FDI जो आती है वो एफिशिएंसी सीकिंग FDI आती। तो आपकी जो टैक्स रेवेन्यू हम कहते हैं, मोर देन 50% हमारी जो रेवेन्यू है, और उसको हम टैक्स नहीं कहना चाहिए। टैरिफ्स और इंपोर्ट रेगुलेटरी ड्यूटीज, उनको टैक्स नहीं कहना है। वो बेसिकली एक किस्म के इनडायरेक्ट आप पर। लेकिन जावेद साहब, पाकिस्तान की तो बेसिक अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो वही है कि स्मगल गुड्स और जो इंपोर्ट की जाती है ऑफिशियली, तो जो मेजॉरिटी गुड्स है पाकिस्तान में। इमरान भाई ने भी फिनिश, उसके वजह से मेन उसने एक कॉम्पैक्ट होना चाहिए। इसमें बिजनेसेस को भी, इंडिविजुअल्स को भी रियलाइज करना चाहिए कि अगर हमारी कम्पिटिटिवनेस अगर करनी है तो हम लोग को टैक्स निज़ाम को ऐसा करना जरूरी है कि सिंपल हो। गवर्नमेंट कह रही है कि सिंपल करें, और सिंपल हो मगर सारे लोग पे करें। एक आप 2 मिलियन लोगों से टैक्स 1%, लेस देन 1% ऑफ पॉपुलेशन से टैक्स निज़ाम नहीं चल सकता है। भले सिंपल कर दें, लोअर कर दें। अगर आप फार ईस्ट नेशंस के देखें, वहां एवरेज टैक्स रेट जो है कोई बड़ा सिंपल है मगर 16-17% होता है। टैक्स भले कम कर दें, आई थिंक उससे बिजनेस कम्युनिटी भी ज्यादा। आप कह रहे हैं कि रेट को कम करके बेस को बढ़ाई जाए, जो बुनियादी फलसफा है इसके ऊपर पाकिस्तान में भी किया जाए। और एक और चीज, इंपोर्ट टैरिफ्स कम करे जाए। आई थिंक हमारे यहाँ जो इंपोर्ट टैरिफ्स एक मेजर रीजन है हमारी अनकम्पिटिटिवनेस होने की, और ये आई थिंक ये गवर्नमेंट को ये पता है और इस तरफ वो जा रही है। इसके लिए इनको क्रेडिट देना चाहिए। पिछले गवर्नमेंट्स ने ये नहीं करा था, बल्कि बढ़ाया था। फ्रॉम 2010 टू 2018 देखें तो आपकी टैरिफ्स बढ़े थे, जहां दूसरे मुल्कों में टैरिफ्स बढ़े थे। अब चूंकि ये बजट की ट्रांसमिशन है, और उसमें मैं चाहूंगा तेली साहब, क्योंकि बहुत अरसे से आपकी डिमांड थी कि शरह सूद को कम किया जाए, खुदा करके 13.25% से 8% पर आ गई है। क्या आप समझते गो कि इसका डायरेक्टली बजट से कोई ताल्लुक नहीं, बजट इज अ फिस्कल ऑपरेशन साइड और आपकी वो जो मॉनेटरी साइड है, लेकिन हालात क्या लग रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी को उठाने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं कि कुछ कॉन्क्रीट फैसले किए जाएंगे मुल्क में सनती फरोख के हवाले से? आपको कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ खबरें आ रही हैं? देखें इमरान, हमारी मीटिंग हुई थी हफीज शेख साहब से जून पे, आज से 1 हफ्ते पहले, और उसमें हमारी बातें हुई है और उसमें जो इन्होंने कमिटमेंट किया है, एक तो कमिटमेंट हम ऊपर है कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। ओके। दूसरा हमसे उसने कमिटमेंट किया है कि इट विल बी अ रिलीफ बजट। हमने इसको कहा भाई रिलीफ बजट होना चाहिए, सर्वाइवल का बजट होना चाहिए, और 1 साल के लिए आप अपने रेवेन्यूज वगैरह को, कोई बात नहीं कम हो जाए, आप अपने खर्चे कम करें गवर्नमेंट के, और इसको किसी तरह भी डायरेक्टली अक्रॉस द बोर्ड दे। उसके लिए हमने जो तजवीज दी है 3-4 पॉइंट है, बड़े सिंपल। नंबर 1, जितने भी टैक्सेस है हम तो कहते हैं आधा कर दो, मैं आधा नहीं करेंगे मुझे पता है, मगर जो कम कर सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड करें। देखिए हर बिजनेस प्रॉब्लम में, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे आम इंपोर्टर हो, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे छोटा ताजिर हो, चाहे एसएमईज हो, everybody is in red in pathology। और आपको ये बजट इस तरह लाना है कि आपके ये बिजनेसेस सर्वाइव करेंगे तो आगे चलेंगे, अगले साल आपको टैक्स देंगे। मैं नहीं कहता परमानेंट करें, 1 साल के लिए करें। इसमें के अलावा नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि बिजनेसेस को लिक्विडिटी दें, कैश लिक्विडिटी दें, ताकि किसी दिन ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ बिजनेस नीचे जाए और कैश फ्लो बढ़े और वो सर्वाइव करे, यूटिलिटीज को कम करे। इन्होंने 300 यूनिट तक कम किया, इनको अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। और तीसरी बात, ये इंटरेस्ट रेट की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये इसके लिए भी हमने इनको कहा था कि 4% का। ऑब्वियसली हमारी नजर में ये रजा बाकिर साहब ने टुकड़ों में, किस्तों में जो कम कर रहे हैं, ये कोई सेंस नहीं बनता। दुनिया को देखे क्या है, आज भी 8% ये डिस्काउंट रेट है, आप बात समझे। जब किसी को अगर बोरिंग के लिए जाना है तो इसको 2-3% और बढ़ जाएगा, काइबोर प्लस। सही। 4 चीजें ये हो गई। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हम कह रहे थे, मगर उन्होंने अच्छा कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि जितना रिलीफ दे सकेंगे
इनको बिजनेसेस को देना पड़ेगा, और अगर नहीं देंगे फॉर एग्जाम्पल तो मैं समझता हूँ कि अगला साल इनको तकलीफ होगी, ठीक। इसलिए कि टैक्स किससे वसूल करेंगे, बिजनेसेस बहुत सारे तबाह हो जाएंगे अगर प्रॉपर रिलीफ ना मिला। तो रिलीफ देना बहुत जरूरी है, और एक साल के लिए अपने पेट पे पत्थर बांधे हुकूमत और बिजनेसेस को सरवाइव करने का मौका दे। पत्थर बांधना आप जो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि अपने अखराजात कम करें या कोई और या कोई और रेवेन्यू भी लेके कुछ किसी और तरह से रेवेन्यू जनरेट करें। लेकिन उन्होंने बोला है ना कि वो नॉन टैक्स रेवेन्यू को ढूंढ रहे हैं जी, रास्ते करने वाले, अब अनाउंसमेंट आएगा तो पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। यानी इससे पहले जो डिमांड की जाती थी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट होना चाहिए, आवाम दोस्त बजट होना चाहिए, प्रो जो है वो इंडस्ट्री ग्रोथ, इस पर तबाह सिंपल आपकी डिमांड है कि सर्वाइवल वाला बजट होना चाहिए, एक ऐसा बजट जिससे पाकिस्तानी मईशत एक साल के लिए सर्वाइव करे, देन इसके बाद पिकअप मिले। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सिराज कासिम तेली साहब, आसिफ कस्बाती और जावेद हसन साहब। सिराज साहब, ये ज़ाहिर है कि रिकमेंडेशंस गई हैं, पिछले एक हफ्ते पहले आप लोगों की बात हुई बाकायदा हफीज़ शेख साहब से। नाउ अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत के पास उसकी स्पेस भी तो आपने देखनी है ना कि फिस्कल स्पेस कितनी है, रेवेन्यूज़ आपने कहाँ से लेकर आने। जब आप एक टैक्स जो है वो कमिट कर रहे हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन रेवेन्यूज तो आपने कहीं ना कहीं से लेकर आने, और वो रेवेन्यूज स्पेशली अगर हम बात करें कि मईशत इस वक्त कहां पर खड़ी है पाकिस्तान में। लोकस्ट अटैक इस वक्त आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत बड़ा है, पेंडेमिक से अभी आप बाहर नहीं निकले, अभी आपको खुद नहीं पता कि कितनी बड़ी इसमें मजीद और आगे क्या सूरत हाल बनेगी। कल से लाहौर को दोबारा लॉकडाउन करने की बात हो रही है, कराची से भी खबरें आ रही हैं, क्या आप देख रहे हैं तेली साहब? पहली बात तो ये कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा, ये मैं एक महीने डेढ़ से कह रहा हूँ, और इसके साथ हमें जीना है। We have no choice, we have to live with it। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी कैलकुलेशंस और अभी जो सर्वेज है ये अपनी जगह पे थ्योरेटिकल चीजें हैं। आज जो बजट आएगा, जो टारगेट्स भी आएंगे, वो भी थ्योरी है। एक बात समझिए, इसलिए आगे का जब आपको पता ही नहीं है तो आगे क्या होगा। इसीलिए हमने इनको कहा कि इन आइटमों में कम करे ताकि लोग अपना अपना काम करके सर्वाइव करे। देखिए ये एडॉक काम चलेगा आगे, जितना भी ये कर ले। अगले 6 महीने आपके मुल्क के लिए बहुत डिफिकल्ट है, सारी दुनिया के लिए डिफिकल्ट है। हमें नहीं पता कि क्या होगा, मगर ये उम्मीद मुझे जरूर है कि शेख साहब उस दिन समझे हमारी बातों को। काफी हमने आपस में आर्ग्यूमेंट वगैरह किए, पर आई एम श्योर हो सकता है हम जो मांगते हैं वो तो नहीं मिलेगा, बट काफी हद तक इनकी कोशिश यही है कि बिजनेस सर्वाइव करे। अब इनको जरा पिक एंड चूज करके करते हैं, इसमें जरा मसला है, बाकी अब वो देखें क्या करते हैं। मगर एक बात दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखें इनको रेवेन्यू भी चाहिए। मैं नहीं कहता कि ये हुकूमत कैसे चलाएंगे, मगर इनको हुकूमत में वो काम वो उनके एक्सपेंडिचर जिससे कोई लिंकेज कम है, फालतू मिनिस्ट्रियां बहुत है, बहुत सी जगह पे फालतू वर्कफोर्स बहुत है। अभी मैं सोच रहा था, कल किसी ने मुझे कहा, लेकिन अगर इन साथ लोगों को घर बिठा दे ना आधे को, हुकूमत ने मुल्क चलेगा और खर्चा कम हो जाएगा। हुकूमत ने एक तो मेरी बात, हाँ, लेकिन हुकूमत ने एक फैसिलिटी तो दी है ना लोन की सूरत में। उन्होंने कहा 4% पे जो है अगर आपको चाहिए तो लोन वो देने को तैयार है। अगर आप फाइलर हैं तो 5% पे। तो आप क्या इस बात से मुतफिक? लोगों को वो बड़े लोगों की लोन है। मैंने रजा बाकिर साहब को चैम्बर से लिखवाया था कि भाई आप दुकानदार लेवल के, छोटे एसएमई के लेवल के, उनके लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख तक लोन का बंदोबस्त करें, इंटरेस्ट फ्री। और अगर खुदा ना खास्ता है 2-3 अरब रुपए चले जाएं आपके, कोई बात नहीं, ये मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे। अब इसमें जो सिस्टम बनाई है वो बड़े लोगों के लिए है नंबर 1, और उसके बाद वो बैंक जो आप उसके साथ ये कंडीशन रखना चाहते हैं कि जिनको 5 लाख का लोन दे वो अपने आप को रजिस्टर भी करवाए FBR? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट द पॉइंट है कि आपने आज जो किया है ना, ये उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनके बैंकिंग वास्ते हैं,
ठीक और हमारे यहाँ एसएमईज बहुत सारे ऐसे हैं जो बैंकों से काम नहीं करते। सही है। अब वो कैसे उनको देंगे, वो किस तरह मिलेगा? देखे ना, अब आप ग्राउंड पे तो आके देखे ना, हर किस्म के लोग मौजूद जी है हाँ, बिल्कुल। और उस हिसाब से आपको काम करना है। जी हाँ। आप दफ्तर में बैठ के पता नहीं कहाँ से आके कर देते हैं काम। अब मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। मेरा ख्याल से रजा वाकर के साथ मुझे मिलेंगे तो झगड़ा ही होगा और कुछ नहीं होगा। झगड़ा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जैसा सूरत हाल है, वाकई सुन रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, उनको फोन करके कहा जा रहा है कि अब आने की जरूरत नहीं। ये हुआ है? हो रहा है, मगर देखें यहाँ पे सिंध हुकूमत ने एक बड़ा गलत काम किया है। एक ऑर्डिनेंस निकाला है, इसके तहत वो कहते हैं आप ले ऑफ नहीं कर सकते, और इंडस्ट्री बंद रखी हुई थी, अभी खुलवाई हमने जबरदस्ती। इंडस्ट्री बंद करके ले ऑफ भी ना करे और तनख्वाहें भी पूरी दे। 2 महीने 3 महीने लोगों ने दे दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है? कोई लॉजिक है? ठीक है कि सूरत हाल इस वक्त बड़ी खराब हुई है इस हवाले से। और ट्रांसमिशन नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन में वक्त हुआ है एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद भी कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ यही हैं, कुछ और भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जनाब नईम मीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आता हूं। इस वक्त आज जो अब से कुछ देर बाद आइंदा माली साल 2020-21 का बजट पेश किया जाएगा, इस वक्त जो मईशत के लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली जो सनतकार हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि जनाब हमें प्रो इकोनॉमी बजट जो है उसको साइड में रखें, प्रो आवाम दोस्त बजट को साइड में रखें। इस मरतबा जरूरत है सिर्फ और सिर्फ ऐसे बजट की कि जो अगले 1 साल सर्वाइवल कर सके। इस वक्त सर्वाइवल स्टेक के ऊपर लगा हुआ है कोविड की वजह से। तो आप फरमाइएगा कितना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए एक ऐसा बजट पेश करना फिस्कल स्पेस निकाल के? डॉक्टर साहब देखें इमरान, जाहिर है कि कोविड-19 के बाद एक नई दुनिया है इस वक्त। ये वो कोविड-19 से पहले की दुनिया नहीं है। पहले की दुनिया में तो वो हम स्टेबलाइजेशन और IMF प्रोग्राम और एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट्स और फिस्कल डेफिसिट्स और इनकी बातें करते थे, और उसकी वजह से भी खासी तकलीफ थी। कौम को बहुत बड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही थी, लेकिन उसमें फिर भी 2-3% ग्रोथ का एलिमेंट था। लेकिन अब जो सिचुएशन है, ये कोरोना के बाद की सिचुएशन है, ये अब सिर्फ इसमें 2 चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं। नंबर 1 कि कोरोना की जो वबा है, इससे आपका हेल्थ सेक्टर जो है वो पूरी तरह एक्सपोज हुआ है। उसमें बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, उसकी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हमने बिल्ड नहीं की हुई। कई सालों से ये नहीं हुआ काम, तो अब उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। पहले तो लोगों की जानें बचानी पड़ेगी, अस्पतालों को ठीक करना पड़ेगा, और फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा फोकस करके ये वबा को काबू में लाने की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसमें पाकिस्तान की और बाकी पूरी दुनिया में सारी सप्लाई चेन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं, और उसमें पाकिस्तान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड भी डिस्टर्ब हो चुकी है। सो सारा काम हमने अब खुद करना है, और उसमें नंबर 1 जो काम है कि ये डिस्ट्रप्शन की वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसमें आपके डेली वेजेस जो हैं उनको वो ख़त्म हो गए हैं। फिर आपका बहुत सी शहरों में जो चेन्स हैं सर्विसेज सेक्टर की, होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बंद हैं। ट्रांसपोर्ट जो है वो तकरीबन बंद है। फैक्ट्रियां बंद हैं, फैक्ट्रियों में जो वर्कर्स थे वो ले ऑफ होना शुरू हो रहे हैं। सो ये एक टोटली जो है ना एक्सेप्शनल सिचुएशन है। 100 साल में ऐसी सिचुएशन नहीं आई, और अब आपको उससे डील करना है। सो आपने जो उसके सबसे वनरेबल लोग हैं, वो वर्कर्स हैं, उनको आपने सपोर्ट करना है, और उनके लिए फिर आपने ये भी इंश्योर करना है
कि उनको जॉब्स भी मिलें और जो हमारी वैल्यू चेन्स डिसरप्ट हो चुकी हैं उनको दोबारा से खड़ा भी करना है। इसके साथ साथ आई थिंक कि हुकूमत के पास एक टूल होता है जो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, जिसको हम कहते हैं, इस दफ़ा हमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा हों। और उसके लिए आपको आपका जो करंट बजट है उसमें सेहत के अलावा जो चीज़ें हैं उनके ऊपर थोड़ी सी कटौती करनी पड़ेगी और डेवलपमेंट बजट को बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप बजट के बाहर भी फाइनेंस कर सकते हैं। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं और ज़रूरत इस बात की है कि हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में इस किस्म के प्रोग्राम हो ताकि डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। अब क्या फिस्कल स्पेस है हुकूमत के पास, इतनी करने की कैपेसिटी है करने की? इसके ऊपर मैं जरा आप कमेंट कीजिएगा डॉक्टर साहब। जी, आई थिंक फिस्कल स्पेस हुकूमत को अपने लिए क्रिएट करनी पड़ेगी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन उसके अलावा इनोवेटिव फाइनेंसिंग का जो एक पूरा मॉडल है उसको डेवलप करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है, आपको पता है कि हमारे बैंक्स जो हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करते। हमें बैंकों को, जिनके पास बहुत लिक्विडिटी है, पर्टिकुलरली हमारे इस्लामिक बैंक्स जो हैं उनके पास खासी रिसोर्सेज हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करें और उसमें आपके सकूक्स और इस किस्म की चीज़ें बहुत कामयाबी से हो सकती हैं। सो वो निज़ाम जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का, उसको तेज़ी से हमें खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें हुकूमत और सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक और बैंकिंग सिस्टम को मिल के इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना पड़ेगा। इन प्रोजेक्ट्स की दो बहुत बड़े बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये है कि वो रोजगार इमीडिएटली प्रोवाइड करते हैं, दूसरे ये अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लें तो इनका लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत अच्छा होगा और इसको डेट को सर्विस भी कर सकेंगे। डॉक्टर इस निजाम आपकी बात आ गई, लेकिन ये जो हुकूमत ने रेवेन्यू, इकोनॉमिक रेवेन्यू आया है उसमें जो आदाब दिए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं ये फिगर्स कैसी हैं? ये आप इन पे रिलाय कर सकते हैं या आप समझते हैं कि ये फिगर्स रिलायबल नहीं हैं? देखिए, पाकिस्तान में हिस्टोरिकली स्टेटिस्टिक्स जो हैं उसको जैसे कहते हैं ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लिया जाता है, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है स्टेटिस्टिक्स का वो बाकी निज़ाम की तरह वो भी ज़रा कमज़ोर निज़ाम है और उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन इशू अब स्टेटिस्टिक्स का भी नहीं है। ये तो हमारे सामने है कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त इकोनॉमिक डिसरप्शन हुई है खासी शदीद, और उस नहीं मीर साहब की तरफ चलते। मीर साहब, एक जमाने में बात हो रही थी, आप शनाख्ती कार्ड के ऊपर मामला आके अटका हुआ था, इकोनॉमी को फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही थी, मईशत को दस्तावेजी सूरत में लाने की बात हो रही थी। अब तो सारी चीजें औंधे मुंह आ गिरी है इस कोविड की वजह से। कितना बड़ा नुकसान हुआ, जो एक प्रोग्रेसिव पाथ था हमारा, किस हद तक हम उससे मुतासिर हुए? नहीं मीर साहब, मैं पहले तो आपको एक छोटा सा शेर सुनाना चाहूँगा। छोटा सा क्या, शेर तो शेर ही होता है। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा मांगते हैं। तो बात ये है कि ये हुकूमत जो है ये तो कोरोना के पीछे छुपना चाहती है ना। मसला ये है कि ये कोरोना को लेकर अपनी तमाम तर नालायकियों और नाकामियां जो हैं उनको छुपाना चाहती है। सूरत हाल तो बिल्कुल इसके बरक्स है। 51 अरब डॉलर की आपकी जो मईशत है, जो आपका जीडीपी है, वो तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो तो पहले ही इस हुकूमत की नाकस पॉलिसी से खत्म हो गया। फी का आमदनी आपकी जो है वो कोरोना ने आके तो नहीं खत्म किया, आपकी को 50,000 रुपया सालाना फी का आमदनी आपकी जो है वो कम हो गई। कर्जे जो है वो कोरोना के महीनों ने आके तो नहीं आपके बढ़ा दिए। इन्होंने तो कहा था हम 10,000 अरब रुपए के कर्जे कम करेंगे, आज 35 से 37,000 अरब रुपए के कर्जे ये ले गए हैं। मुझे बताएं कि कौन सा सेक्टर है जिसको इन्होंने ठीक किया है, इनकी मौशी पॉलिसियों ने ठीक किया है। इन्होंने 45% जो है वो करेंसी को डी वैल्यू कर दिया और उसके नतीजे में महंगाई का एक तूफान आ गया। आज अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो 35 से 135% तक उनकी कीमतें चली गई हैं ऊपर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हम ट्रेडर्स को डॉक्यूमेंट नहीं कर सके, इसलिए ये मसाइल बढ़ गए हमारे।
देखें ये हुकूमत अपनी तमाम तर जो नाकामियां है ना उसका मलबा बिल आखिर ट्रेडर्स पर डाल देती है। जखीरा अंदोजी के ये ऑर्डिनेंस लेके आए, कितने सख्त तरीन ऑर्डिनेंस लेके आए और पूरा रमजान जो है ये जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑपरेशन करते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि इनके अपने जो यूटिलिटी स्टोर्स थे जहां इन्होंने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी वहीं से शायद जरूरिया गायब हो गई और मार्केटों में बिकती रही और वहां से लोग जो है उसको ब्लैक पे बेचते रहे और वहां से माल बनाते रहे और पकड़े गए। तो ये तो मेरी बात डॉक्टर साहब, ठीक है मीर साहब, डॉक्टर साहब के पास ही रखता हूं पॉइंट। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि प्री कोरोना यानी फरवरी की अगर बात करें तो हम कितने कंफर्ट लेवल पे थी हुकूमत, ये तमाम तर गवर्नेंस के इश्यूज उस वक्त भी मौजूद थे, आपके तमाम तर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या आप समझ रहे हैं एक कंफर्ट जोन में थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेटर ऑन तो जाहिर है कि चीजें कोरोना की वजह से खराब हुई, तो ट्रेडर्स का ये मानना है। दूसरी चीज वो जो ड्राइव चल रही थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से और पूरी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट हवाले से एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, धचका लगा इस वक्त पाकिस्तान में उस ड्राइव को। डॉक्टर साहब जी हाँ इमरान, आई थिंक कि कुछ आपकी आवाज नहीं आई, लेकिन जस्ट ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कोरोना से पहले होनी थी वो बड़ा एक मुश्किल अमल था। उसके साथ हमारी है वो डिस्टर्ब हुई थी, सप्लाई चेन्स भी बंद हुई थी, हड़तालें भी हुई हैं, लेकिन ग्रेजुअली अब हुकूमत और ट्रेडर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक सेटलमेंट की तरफ भी जा रहे थे, जिसमें जो ट्रेडर्स की चीज़ें थी वो भी मानी गई थी, कुछ हुकूमत की बातें ट्रेडर्स ने मानी थी। तो ये प्रोसेस तो आई थिंक चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ये प्रोसेस थोड़ा सा सस्पेंड होगा, क्योंकि इस वक्त हर एक ने अपना किरदार अदा करना है। जो ट्रेडर्स की बात है, जो सप्लाई चेन की बात है, उन्होंने सप्लाई चेन को मेंटेन करना है। अब देखें ये जितने हमारे बाजार्स हैं, जितने हमारी होलसेल मार्केट्स हैं, इनको आपको डिजिटलाइज तकरीबन करना पड़ेगा, इनमें आपको एसओपी डालने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें एक रिफॉर्म एजेंडा के तहत करनी पड़ेंगी और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही होंगी और जाके गवर्नमेंट और जो लॉन्ग वे टू गो, जाहिर है कि ये तवील सफर होगा। इस वक्त हमें जुबैर मोतीवाला साहब ने भी ज्वाइन किया, मुमताज सनतकार हैं और साबिक चेयरमैन रहे सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। जुबैर साहब, इस वक्त आज जो आपसे थोड़ी देर बाद बजट पेश किया जाएगा, सनतकार की हैसियत से, इस मुल्क के शहरी की हैसियत से आपकी क्या डिमांड है? क्या आप लोगों की हफीज शेख साहब से बात हुई थी, जो तजावीज पेश की गई, और आपको उम्मीद क्या है कि किस तरह का बजट होगा? फॉरगेट अबाउट अवामी बजट, फॉरगेट अबाउट और बड़ा अच्छा जो कि हुकूमतें हमेशा कहती हैं कि अवाम दोस्त बजट, असल में किस रोजी पिक्चर जो खींचते हैं, जी जी, जो रोजी पिक्चर खींचते हैं। जनाब अली, देखें जी, बात यह है कि जब आप इस बजट की बात करते हैं जो भी पेश किया जा रहा है, मेरा तो इसमें एक और ही पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूँ कि बजट को आज पेश होना ही नहीं चाहिए था। जब हम पिछले 3 महीने कोविड के अंदर गुजार चुके हैं और अगले जो 3 महीने हैं या 6 महीने हमें कुछ पता नहीं है कि कोविड की सिचुएशन क्या होगी, दुनिया में क्या होगी, हम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, हम आगे कैसे होगा, हमारे यहाँ इकोनॉमी कैसे चलेगी, जितना इस्लाम पर, मफरूजों पर और असम्पशंस पर बेस करता है। मैं समझता मैं और अगले साल अपनी सिस्टम को देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे और फिर इसके बाद आप कहते हैं कि 4.95 बिलियन का हमारा टारगेट है, तो मेरी समझ में नहीं आता, टू बी वेरी फ्रैंक, कि ये 4.95 बिलियन आएंगे कहां से, जब आपने पिछले साल 5.5 बिलियन का टारगेट रखा, इसको रिवाइज किया IMF के साथ बड़ी मिन्नत समाजत के बाद 4.8 किया, फिर आज हम खड़े हैं तो वो कोविड का नाम ले रहे हैं, तो वो 3.8 3.9 के बीच में कलेक्शन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने के अंदर हमारे 1000 बिलियन का रुपए का खसारा हो गया, एरोड हो गया, वो हम कलेक्ट नहीं कर सके। तो आने वाले साल में क्या वो 2 महीने होंगे, क्या वो 4 महीने होंगे, क्या वो 5 महीने होंगे? तो ये 5.5 बिलियन का टारगेट कोई मान ही नहीं रखता। और ये डॉक्यूमेंट जो आज पेश किया जा रहा है, ये टोटल का टोटल अजम्पशन पे बेस करता है। मैं समझता हूं कि अगर इसको क्लब कर देते और 2 साल का एक साथ अगले साल लेते तो ठीक होता, लेकिन अगर ये उन्होंने किया है तो कुछ ऐसा काम करने के लिए करें जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट इंटैक्ट रहे। मैं तो जो सबसे जरूरी चीज देखता हूं वो ये देखता हूं कि पाकिस्तान को भी बचाना है और इकोनॉमी को भी बचाना है। तो पाकिस्तान को बचाने का एक ही तरीका है
वो ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, एम्प्लॉयमेंट जो इस वक्त है उसको इंटैक्ट रखें, और उसको बचाने का तरीका ये है कि हम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कॉस्ट एफिशिएंसी है उसके ऊपर हम पूरी तवज्जो दें। आज मुझे समझ नहीं आता, उन्होंने वादे किए हैं, पिछले साल उन्होंने 17% सेल्स टैक्स, 60% एक्सपोर्टिंग जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने लगा दिया, तो सारी लिक्विडिटी ब्लॉक हो गई, मीडियम साइज एंड स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज वो खत्म हो गई। मैं ये समझता हूँ कि आज ये क्या करते हैं इसको हमें देखना चाहिए कि करेंगे क्या आगे जाके। डॉक्टर साहब जब ये बात हुई, उम्मीद में वापस नहीं है। डॉक्टर साहब रोजी बजट चाहिए, लेकिन ये रोजी इंग्लिश वाला नहीं उर्दू वाला होना चाहिए, अदरवाइज सफर हमारा जरूर चलेगा लेकिन ये सफर भी उर्दू वाला नहीं होगा, इंग्लिश वाला होगा। डॉक्टर साहब देखिए, बजट जो है आपको पता है कि नॉर्मल हालात में भी बजट जब बनता है उसके बाद उसमें खासी रद्द-बदल होती रहती है, लेकिन इस दफ़ा जो बजट बनेगा वो बहुत ही अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में बनेगा। जैसे मोतीवाला साहब ने फरमाया, ये तो आपको कल पता नहीं है कि कल क्या होगा, तो उसके मुताबिक आपके बजट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर ये वबा ज़्यादा होती है तो आपके बजटरी रिसोर्सेज सारे हेल्थ की तरफ जाएंगे। हमें ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये एक नेशनल एफर्ट होगी और एक बजट सिर्फ इस चीज़ को एक डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन पूरी कौम को मिल के इसमें हमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। तजारत के लोग भी, बैंकों को भी, एंटरप्रेन्योर्स को भी, हुकूमत को भी। अब एक सही पार्टनरशिप का वक्त है कि सारे मिल के इस चीज को हम करें, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखें, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करें ताकि हमारे जो बिल्कुल दबे हुए लोग हैं, इस वक्त बेरोजगार लोग हैं, वो वापस उनकी रोजी बने, और जब तक वो रोजी नहीं बनती उनको रिलीफ भी किसी तरीके से हम बचाएं ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। सो आई थिंक कि इस साल के बजट को हमें पिछले बजट के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। यानी सर फिर आगे चल के मेरे ख्याल से काशिफ एक मिनी बजट जो है वो देखा जा सकता है, लाइकली आएगा मेरे ख्याल में मिनी बजट आएगा। मीर साहब अभी तक जो नुकसानात हुए ये मुझे बताइएगा कि जो ले ऑफ्स वगैरह हुए, हुकूमत ने कहा कि जनाब आपकी सपोर्ट के लिए आप मुलाजमीन को ना निकालें, 4% और 5% के ऊपर उन्होंने ऑफर किया स्टेट बैंक ने कर्जा बैंकों के थ्रू। नाउ किस हद तक आप समझे कि लोगों ने लिया है, क्योंकि जॉब लॉसेस हुए हैं, ये कोई माने ना माने बेरोजगारी बढ़ी है इस कोविड के बाद, बावजूद के हुकूमती कोशिशें, बावजूद के क्या सूरत हाल है मीर साहब? देखें जी, जहां तक तो वो स्टेट बैंक के कर्जे का ताल्लुक है जो इस हवाले से दिया गया था, बल्कि दिया नहीं गया था, अनाउंस किया गया था कि आप अपने मुलाजमीन को ना निकालें और हम आपको सपोर्ट देते हैं, वो तो मेरा ख्याल है ना कोई ले सकता था, उसकी कंडीशनैलिटी कोई पूरी कर ही नहीं सकता था। देखें, वो तो किसी छोटे ताजर के लिए था ही नहीं, वो तो बुनियादी तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर और बड़े लोगों के लिए था, जबकि आपका जो छोटा ताजर है, जो आपकी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो आपकी 40% वर्क फोर्स को कैटर करती हैं, उन्हें जॉब्स देती हैं। तो इस हवाले से तो हुकूमत ने कोई मनसूबाबंदी की नहीं। एक रिलीफ जरूर हुकूमत ने दिया है और वो ये दिया है कि 2019 के जो हमारे कमर्शियल मीटर्स के बिल थे उनमें मई, जून और जुलाई उसके बिल्स जो थे वो उनकी रकम जो थी उसको क्रेडिट कर दिया उन्होंने हमें इस साल में, और कहा कि अक्टूबर 2020 तक आप वो रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा जरूर है, लेकिन ये जो छोटे ट्रेडर्स हैं ये रजिस्टर भी तो नहीं है हुकूमत के साथ। देखें, छोटे ट्रेडर्स बिल्कुल रजिस्टर्ड हैं, आपके नजदीक रजिस्टर्ड होना जो है, अगर आप ये समझते हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना रजिस्ट्रेशन है, तो मैं उसको रजिस्ट्रेशन नहीं समझता। अच्छा। गवर्नमेंट का एक और डॉक्यूमेंट भी है रजिस्ट्रेशन करवाने का, और वो आपका कमर्शियल मीटर है। कमर्शियल मीटर का जो बिल है उसके ऊपर जब आप 10% विद होल्डिंग टैक्स और 7.5% सेल्स टैक्स ले रहे हैं, जब गवर्नमेंट वहां से टैक्स ले रही है तो वही उसका डॉक्यूमेंट है और वही उसकी रजिस्ट्रेशन है। तो आप उसी बुना पर उसको रजिस्टर्ड क्यों नहीं तस्वर करते? ये तो हीले बहाने हैं कि आपने अपने लोगों की मदद नहीं करनी, ये तो हीले बहाने हैं
क्या आपने अपने लोगों को रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड के चक्कर में डाला हुआ है? इसी तरह आपने पूरी कौम को फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर में डालकर आप अपना पूरी कौम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, जुल्म